सो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। एएसआरबी नेट का जो एग्ज़ाम है वो हमारा नेक्स्ट वीक है 12th को। तो उसके लिए एक मॉक टेस्ट करेंगे जल्दी से, और एक्सप्लेनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम यहाँ लेंगे यूनिट 4, तो इनके जितने भी मैक्सिमम टॉपिक हो सकते हैं उनको कवर करेंगे। एक्सप्लेनेशन को ज़रूर देखने की कोशिश करिएगा। बिना टाइम वेस्ट के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे हार्म करता है हमारे प्लांट्स को? फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को कम कर देगा, वाटर लॉस होगा, स्टोमेटल फंक्शन में प्रॉब्लम होगा, हिंडर करेगा रूट के ग्रोथ को, या फिर ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के कंटेंट को कम कर देगा। तो आप इसको पॉज करके ज़रूर ट्राई करिए। मैं आपको बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है बी। तो देखिए बी क्यों है, इसको समझने के लिए हम जाएंगे सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड पर। तो SO2 जब भी होगा तो ध्यान रखिएगा, लीफ पे डिसकलरेशन होगा, रंग में बदलाव होगा। जो भी हरा रंग है उससे वो पीला, रेड, क्रिम्सन हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, येलो में चेंज होगा, और नेक्रोटिक लीजन्स आएंगे। नेक्रोटिक का मतलब क्या होता है? जब लिविंग टिश्यू डेथ कर जाता है तो उसे हम कहते हैं नेक्रोसिस। और लीजन्स क्या होते हैं हमारे? ये धब्बे होते हैं। और इनकी वजह से क्या होता है कि फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म में डिस्टरप्शन आता है। स्टोमेटल ओपनिंग में, जो स्टोमेटा है हमारा, पोर जो है लीव्स में, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। और अब जब पोर जो है वो ज़्यादा खुलेगा तो सिंपल सी बात है, सारा वाटर जो है बाहर चला जाएगा। इसीलिए वाटर लॉस भी इससे कनेक्टेड है। लेकिन यहीं पर इस कहानी को नहीं समाप्त करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक और कहानी को आपको यहाँ समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत चेंज होते हैं। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट है, ये हार्म करता है, हम समझ गए। लेकिन इसकी एक और कहानी है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर दो चीज़ों को बनाता है। एक ये बनाता है सल्फाइड SO3, और एक ये बनाता है सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है SO4। तो इन दोनों में भी अगर कल को बात आ जाएगी तो ध्यान रखिएगा, ये 30 याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर आपको PDF में स्लाइड चाहिए तो टेलीग्राम पर एक ड्रॉप कर सकते हैं आप मुझे मैसेज, मैं इसका PDF आपको ज़रूर दे दूंगा। सल्फाइड और सल्फेट में सल्फाइड 30 गुना ज़्यादा टॉक्सिक है सल्फेट के मुकाबले। तो ये एक कहानी हो गई हमारी। दूसरी बात है कि सर थोड़ा बताइए सल्फेट कैसे प्रॉब्लम कर रहा है, क्या कर रहा है? देखिए सल्फेट जैसे पहले तो सेल में आता है तो ये जो भी पानी मौजूद है, हल्का फुल्का मॉइस्चर तो होगा ही, और जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर, जो भी सेल के स्ट्रक्चर के अंदर पानी है, उसके साथ H2SO3 बनाता है, और फिर ये डिग्रेड होकर ये आयनिक कन्वर्जन करता है। इस वजह से जो आयनिक वहाँ पे कंसंट्रेशन है, वो जो प्रेशर है ऑस्मोटिक, उसको ये बिल्कुल चेंज करता है। दूसरी कहानी है, ये साइटोप्लाज्म में अगर चला गया तो साइटोप्लाज्म में आपको पता है क्लोरोफिल के सिंथेसिस को ही ये बाधा इनहिबिट करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा, क्योंकि कोई भी बाहरी चीज़ आती है तो सेल को लगता है कि ये तो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन है, तो ये जो रॉस हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की एक स्थिति को ले आता है। और इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो स्टोमेटा की कहानी आप समझ रहे थे, तो देखिए ये लीव्स है, ये लीव में स्टोमेटा है, ये गोल गोल आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? स्टोमेटा। ये यहाँ पे गार्ड सेल हैं, आपको पता ही होगा गार्ड सेल हैं, जो कि खोलने और बंद करने में स्टोमेटा को बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब होता क्या है कि ये जो भी स्टोमेटा है, ये सबसे पहला काम क्या करता है, ये जो गार्ड सेल होते हैं ना, ये जो गार्ड सेल पोर को रोकते हैं, कम करते हैं। पॉल्यूटेंट जब आता है SO2 या कोई और भी पॉल्यूटेंट आता है तो ये इन गार्ड सेल्स को ख़त्म कर देता है। इन गार्ड सेल्स के जाते ही ये जो पोर खुलता था स्टोमेटा का, बंद होता था, ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। तो अब ये पोर खुले हैं परमानेंट। अब जब ये परमानेंट खुले हुए हैं तो जो भी अंदर की चीज़ है या पानी, वो बाहर भाग जाएगी। तो फिर सेल में क्या होता है, ट्रिगर कर जाता है स्ट्रेस। और भी बहुत सी कहानियां हैं। ये नंबर ऑफ स्टोमेटा जो लीफ में है उसको भी कम कर देते हैं। तो जब स्टोमेटा ही कम हो गए लीफ में, तो जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज और सब होना है ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा। हर लीफ में एक वाटर की फिल्म होती है, और ये उसी जो वाटर है उस फिल्म में, यानी कि लीव्स के जस्ट ऊपर जो वाटर की परत है पानी की, उसमें ये गैसेस जाके खुल जाती हैं। फिर ये वहाँ पर क्या करती हैं, फिर नए रिएक्शंस करती हैं। या ये एक और तरीका ढूंढती हैं कि जो आप हल्का सा गैप देख रहे हैं, जिसे हम इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं, ये यहाँ पर जाके ट्रैप हो जाते हैं। या फिर जो क्यूटिकल है, आपको पता होगा एक प्रोटेक्टिव लेयर है, वो लेयर नॉर्मल बनाई गई है ताकि इंसेक्ट्स और बाहरी जो भी स्ट्रेस है उससे लीफ को बचाया जा सके। ये उसको थिक कर देगी और बड़ा कर देंगी। अब क्या होगा, अब जो भी एक्सचेंज होना है लीव्स में, उसको ये थिकनिंग की वजह से प्रॉब्लम होगी आने जाने में। और CO2 का जो एक्सचेंज है वो ऑटोमेटिकली इस वजह से भी डिसरप्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि एक स्लाइड में इतनी सारी कहानी है, ये आपको ज़रूर मिल जाएगी, बस आपको एक टेलीग्राम पे मैसेज डालना है।
स्टोमेटल डैमेज के कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं ड्यू टू एयर पोल्यूशन। तो पीछे की जो आपने कहानी पढ़ी है ना, उससे आप इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस को बहुत बारीकी से देखिए। इन डिक्रीजेस गैस एक्सचेंज, एनहेंसेस फोटोसिंथेसिस। तो ये अपने आप में स्टेटमेंट ही गड़बड़ लग रहा है भाई। अगर गैस एक्सचेंज कम होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे एनहेंस होगा, तो ये स्टेटमेंट ही गड़बड़ है। वाटर एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। एयर का वाटर एब्जॉर्प्शन से कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। तीसरी बात है CO2 के इनटेक को बढ़ा देता है, तो नहीं। अगर CO2 के इनटेक को कम करने की बात होती तो ये यहाँ पर कहानी फिर भी सही हो जाती और ये ऑप्शन आपके लिए क्या होता, प्रॉब्लमेटिक हो जाता, लेकिन उल्टा लिखा है। तो सीधे सीधे डी ही हमें क्या लगता है कि थोड़ा काम का है, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा सफोकेशन शब्द क्यों लिखा है, क्योंकि प्लांट सफोकेट करने लगता है ना, उसे गैसेस मिल रही है, उसका पानी बाहर जा रहा है, उसके अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब डिस्ट्रक्ट हो रही हैं, तो वो सफोकेटिव कंडीशन ऑटोमेटिक है। और करेक्ट आंसर हमारा है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाउ कैन ड्रॉट कंडीशंस प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम एयर पोल्यूशन डैमेज। ड्रॉट की कंडीशन होने पे ऑटोमेटिकली एयर पोल्यूटेंट जो होते हैं उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे, गेस भी वर्क करेंगे, तो आपको लगेगा कि मुझे ये स्टोमेटा का ही कुछ खेल है। और जिन लोगों ने ऐसा सोचा है बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट आंसर है बी, स्टोमेटल। लेकिन इसकी भी एक स्टोरी है जिसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टोरी ये है कि जब ड्रॉट की कंडीशन आती है, यानी कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, रूट से पानी नहीं मिल रहा है प्लांट को, तो गार्ड सेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली बैठे होते हैं। लेकिन गार्ड सेल क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बनने लगेगी, इसका नाम आपने सुना होगा एब्सकिसिक एसिड, जिसे हम ABA कहते हैं। और ये जो ABA है हमारा, ये ABA स्ट्रेस हार्मोन भी कहलाता है। अब होगा क्या, ये बनने लग जाएगा क्योंकि स्ट्रेस हो गया, प्लांट को पानी नहीं मिल रहा है, ये बनने लग जाएगा। और इसके बनने की वजह से गार्ड सेल कहेंगे कि भैया ये बन रहा है कुछ, पोर बंद कर दो। और ये पोर को बंद कर देंगे, रिड्यूस कर देते हैं पार्शियली, पूरा तो नहीं बंद कर सकते। और ये क्या होता है, ABA ट्रिगर्स स्टोमेटल क्लोजर टू कंजर्व वाटर। अब जो पानी पहले से अंदर है वो बाहर स्टोमेटा से ही जाता है, आता भी है जाता भी है, तो इसलिए रिड्यूस करते हैं इसको, ताकि पहले से मौजूद पानी कम से कम बाहर ना जाए। तो ये जो एब्सकिसिक एसिड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें, ये रोल हमारा प्ले करता है ड्रॉट में। अब एब्सकिसिक एसिड जो है हमारा, देखिए इस बात को समझिए कि प्लांट को बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। ड्रॉट है जैसे सैलिनिटी है, खारापन बहुत ज़्यादा आ गया, हो सकता है कि टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, बहुत ठंडक हो जाए, टेम्परेचर बहुत लो हो जाए, हो सकता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए। ये एबायोटिक फैक्टर्स है। बायोटिक फैक्टर्स क्या हैं, कोई पैथोजन आ रहा है, कोई इंसेक्ट आ रहा है। बायोटिक और एबायोटिक दोनों स्ट्रेस होने पर एब्सकिसिक एसिड रिलीज होता है। तो जब भी एब्सकिसिक एसिड रिलीज होता है तो हम ये समझते हैं प्लांट के साथ कुछ तो गड़बड़ है। समझ गए आप मेरी बात को। और इसी ड्रॉट की गड़बड़ी की वजह से एब्सकिसिक एसिड बनता है, जो कि पोर को यानी स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। और इसी वजह से पॉल्यूटेंट भी नहीं आ पाता, क्योंकि रास्ता क्या है, ब्लॉक है। नाइट्रोजन कंपाउंड का क्या इफेक्ट होगा, मुझे लगता है ये बहुत सिंपल है। नाइट्रोजन कंपाउंड से डायरेक्टली आपको रिलेट कर पाएंगे अगर, तो यूट्रोफिकेशन हमारा इससे कनेक्ट। तो ये नाइट्रोजन कंपाउंड आते कहाँ से हैं, ये नाइट्रोजन कंपाउंड आते हैं फर्टिलाइजर से, और ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं और फिर ये यूट्रोफिकेशन यानी एल्गल ब्लूम की कंडीशन को उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। आंसर ए है, आप देख सकते हैं, आंसर जस्ट नेक्स्ट है। इसके बाद का सवाल और भी इंटरेस्टिंग है, कैसे जो इंसेक्ट का रिकग्निशन है, यानी इंसेक्ट जो लीव्स पर आते थे, अब इंसेक्ट जो लीव्स पर हमारे आते हैं तो वो कैसे पता लगाते हैं कि ये लीव्स है। एक उसकी अपनी एक प्रोसेस है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो प्रोसेस वो बाधा डालते हैं जब पॉल्यूटेंट आने लग जाते हैं। बेसिकली क्या होता होगा यहाँ पे, क्या कलर चेंज हो जाता है, तो कलर से कोई बहुत इम्पैक्ट है नहीं, साइज इफेक्ट ही नहीं होता, रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता। होता क्या है, बी ऑप्शन सही है। ये हम समझते हैं कि क्या स्टोरी है इसमें, थोड़ा सा इजी वे में। देखिए बी ऑप्शन सही है। देखिए ये एक लीव है, इसके ऊपर एक कीड़ा है, इंसेक्ट है हमारा, तो ये लीव के ऊपर एक पहले से लेयर बनी है जो प्रोटेक्टिव है, जो कि उसकी सुरक्षा करती है ताकि लीव का, अब ये हाइड्रोफोबिक है तो पानी भी एक्यूमुलेट नहीं होगा। इसमें केमिकल क्यूज होते हैं, मतलब एक सिग्नेचर ऑर्डर होता है हर लीव का अपना, ताकि इंसेक्ट उसी की बदौलत यहाँ पर पहुँच पाता है। तो अब होता क्या है कि ये क्यों ज़रूरी है, अच्छा इंसेक्ट अब क्यों आता है, तो भाई इंसेक्ट को फीडिंग करनी है, खाना है,
दूसरा एग ले करता है और तीसरा पॉलिनेशन का प्रोसेस इंसेक्ट ही करता है। अब हुआ क्या, कोई पॉल्यूटेंट आया, ये पॉल्यूटेंट अब लीव में आ गया, ये ऑक्सीडाइज या डिग्रेड कर देगा वैक्स के कंपाउंड को। तो अब ये प्रोटेक्टिव शील्ड चली गई तो लीव ऑटोमेटिक डिग्रेड होगी, खराब होगी, या तो हाइड्रोफोबिसिटी कम हो जाएगी, पानी उसमें चढ़ने लगेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, केमिकल क्यूज हैं। केमिकल क्यूज का मतलब उसकी कोई सिग्नेचर ऑर्डर थी जिससे इंसेक्ट आता था, वो गायब हो जाएगी। तो इंसेक्ट कंफ्यूज हो जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि पत्तियां हैं कहाँ, क्योंकि वो हमारी आपकी तरह देख नहीं सकता। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ये यूनिट 4 के हम एक नए सेक्शन पे आ गए हैं, प्लांट से। तो एनारोबिक डाइजेस्टर जो है वो डिस्टिलरी के वेस्ट वाटर में क्यों इंपॉर्टेंट है, मेन पर्पस है क्या। तो जैसे ही एनारोबिक की बात आती है तो आपको हमेशा याद रखना है, एनारोबिक जो हमारे ऑर्गेनिक हैं उनके लिए ही ज़्यादातर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एफिशिएंट माना जाता है। इसकी स्टोरी क्या है, स्टोरी आपको हम पीछे दिखाते हैं। एक्चुअली कहानी ये है कि जो डिस्टिलरी है, शुगर डिस्टिलरी हमारी, गन्ने की जिसको आप कहते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि बीओडी बहुत हाई होती है, 40 से 50 हज़ार पीपीएम, और सीओडी लगभग 1 लाख के करीब। और एनारोबिक डाइजेस्टर की एफिशिएंसी 80 to 90% तक मानी जाती है, और इससे कुछ कुछ अच्छी भी मानी जाती है। तो ये बहुत कम कर देते हैं। तो इसमें एक्चुअली स्टोरी ये है कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड्स होता है, इनको ये इनके शॉर्टर कंपोनेंट्स में चेंज करते हैं और लास्ट में मीथेन और CO2 बनती है। मिथेनोजेनेसिस, एसिडोजेनेसिस और एसिटोजेनेसिस आपने प्रोसेस ज़रूर सुने होंगे। तो ये एक अलग से स्टोरी है, इसको कभी हम फिर से डिस्कस करेंगे। इसका करेक्ट आंसर था सी। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है कि सवाल कह रहा है कि कौन सा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनता है अगर बायो कन्वर्जन हो एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट का, अगर फर्मेंटेशन को इस्तेमाल किया जाए तो देखिए, फर्मेंटेशन की जब बात आती है तो ध्यान रखिएगा, फर्मेंटेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में बदल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन काटना बहुत सिंपल है, देखिए कैसे। मिथेनॉल को आप देख रहे हैं और आप मरकरी को देख रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मिथेनॉल और मरकरी को देख के आपको लगेगा कि इनका तो कोई भी बायो कन्वर्जन या बायो प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये बायो प्रोडक्ट है ही नहीं। मरकरी एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है और आप देखेंगे कि ये इनका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं। मरकरी ऑलरेडी एक टॉक्सिक है, टॉक्सिक कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये दोनों पहले से ही बाहर हो जाते हैं। पॉलीइथाइलिन की बात करें तो आप देखेंगे कि पॉलीइथाइलिन एक सिंथेटिक पॉलीमर है। ये तो इथाइलिन जो एक पेट्रोलियम डेरिवेटिव है उसका एक प्रोडक्ट है। तो इसकी कहानी आ कहाँ से गई, तो एक बचता है लैक्टिक एसिड। तो अगर आपको बाई चांस स्टोरी ना भी पता हो तो ऑप्शन हटाना कैसे, कॉन्सेप्ट से हटाना है, तुक्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टोरी समझ लेते हैं। स्टोरी ये है कि जो लैक्टिक एसिड का बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस स्पीशीज़, यही फर्मेंटेशन करता है शुगर्स का, मोलासेस का, फ्रूट पील का, और ये लैक्टिक एसिड बनाता है, और यही हमारी स्टोरी है। थैंक यू। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा।